नमस्कार भारतवासियों में यूट्यूब पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे। आज भारत के संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत 1765 से 1858 ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को व्याख्यान करूंगा। साथ ही साथ इतिहास के अनुरूप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत के संविधान का क्या है उसका भी व्याख्यान करूंगा। अब प्रारंभ करता हूं। पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैं एक भारत का संविधान डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित है, इस बुक का ही व्याख्यान करूंगा, पढ़ूंगा। 1765 से 1858 ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी रेगुलेटिंग एक्ट है क्या संविधान के अनुरूप, भारतीय संवैधानिक दृष्टि के अनुरूप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है? दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की वास्तविक शासक बन गई। इन प्रदेशों का वास्तविक प्रशासन कंपनी के हाथों में आ जाने से कंपनी के अधिकारीगण स्वच्छंद हो गए हैं। प्रदेशों में प्रशासन के बागडोर कंपनी के सेवकों पर ही थी, जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। उन लोगों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और भारतवासियों का भरपूर शोषण करने लगे। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को जो सेवक थे उनको बहुत कम वेतन मिलता था, उसको पूरा उपयोग यानी पूरा लूटने का काम भारतवासियों को उन लोग अंग्रेजों ने किया। उनके अंदर एक ही धुन लगी रहती थी कि वे कैसे भारत में लूट घसोट कर अधिक से अधिक धन इंग्लैंड को ले जा सके। यानी पहले ही कह चुके हैं कि वो कैसे लूटे, और लूट के इंग्लैंड सारा धन, भारत का धन इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। स्थिति यह थी कि जहां कंपनी के कर्मचारी इस प्रकार अधिक से अधिक धन एकत्र कर रहे थे, वही कंपनी का व्यापार घाटे में जा रहा था। यानी सेवक प्रॉफिट में था, कंपनी घाटा में हो वो नहीं मायने है, बल्कि सेवक प्रॉफिट में है। फलतः कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की। इन परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार तथा वहां के राजनीतिज्ञों के मन में यह धारणा बन गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। कंपनी के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के धनी होकर इंग्लैंड लौटने तथा उसकी बढ़ती हुई अपकीर्ति की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित हुए बिना न रह सका। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में, वहां जो था सो उन लोग सोचने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेवक लोग हैं वो बहुत धनी है। आई कंपनी ब्रिटिश सरकार से धन की मांग कर रहा है, आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है। इसके लिए उन्होंने पता लगाने के लिए सोचा। अब आगे देखिए क्या है। उनको यह विश्वास हो गया उनका धन एवं संपत्ति भारतीय जनता के शोषण का ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त कंपनी के बढ़ते हुए वैभव को देखकर उनको कंपनी के राज क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः कंपनी के मामलों की जांच के लिए ब्रिटिश संसद ने गोपनीय समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के प्रशासन में अनेक त्रुटियां दिखाई और उन्हें शीघ्रता से सुधार करने के लिए सिफारिश की। गोपनीय समिति की सिफारिश के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के प्रशासन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। यानी ब्रिटिश संसद एक गोपनीय समिति बनाया और उसको कंपनी को जांचा कि भाई इसमें हो क्या रहा है, और उसी के आधार पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया।
अब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ, तो भारत में सरकार का स्वरूप, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है वो बता। रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के पूर्व कलकत्ता, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों एक दूसरे से अलग तथा स्वतंत्र होती थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बंबई, मद्रास अलग अलग काम कर रहा था। उनका प्रशासन गवर्नर और उसकी परिषद द्वारा होता था, जो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। प्रशासन का कार्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करती थी। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। प्रथम गवर्नर जनरल और उसके 4 सभासदों का नामांकन एक्ट में ही कर दिया गया था। संपूर्ण कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रशासन तथा सैनिक शक्ति इसी सरकार में निहित थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल इलाकों के प्रशासन का अधिकार भी गवर्नर जनरल और उसकी सब परिषद को ही प्राप्त था। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। अब जो पहले के एक्ट में था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले का एक्ट जो आया था, उसमें उसके तहत उसके बाद में जब रेगुलेटिंग एक्ट जब लागू हुआ भारत में, तो तीनों प्रेसिडेंसी को में बंगाल को में ही गवर्नर जनरल है और मद्रास और बंबई दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता की सरकार को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों को शांति एवं युद्ध संबंधी मामले में आदेश देने का प्राधिकार भी प्रदान किया गया। विधायी शक्ति, इसकी कानूनी शक्ति क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद को कंपनी के फोर्ट विलियम सेटलमेंट बस्ती के प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इन न्यायाधीशों को वकालत के कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। अन्य रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। उसमें 4 जज होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश। उसके विरुद्ध, यानी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कोई जा रहा है तो प्रिवी काउंसिल में फिर अपना मुकदमा दायर कर सकते थे। यह था रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या है? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस एक्ट ने कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि बना सकती थी। अब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के पास होने के बावजूद कंपनी के प्रबंधन में उचित सुधार न हो सका। यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब पारित किया गया तो सोचा कि सुधार हो, इसके बावजूद भी कुछ कंपनी में के प्रबंधन में कुछ सुधार हुआ ही नहीं। तो अतः ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। यानी कंपनी पर नियंत्रण ब्रिटिश संसद कैसे करे, उसका उद्देश्य ही था ब्रिटिश संसद का कि कंपनी पर नियंत्रण हमको करना है। तो इसके लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया। यानी एक्ट जो था सो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप को दोनों को अलग अलग किया। एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन कंपनी के निदेशकों के हाथ में ही रहने दिया, किंतु इसके ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की।
अन्य ब्रिटिश संसद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया है और इसका व्यापारिक जो काम था वो प्रबंधन कंपनी के निदेशक जैसे चला रहा था वैसा ही चलाने दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था। पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासन के ऊपर नियंत्रण निरीक्षण का भार बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए, एक कंपनी का निदेशक बोर्ड, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के निदेशकों की शक्ति पर्याप्त घट गई और कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया, किंतु अभी भी निदेशकों का पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। ब्रिटिश सरकार कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण से संतुष्ट नहीं थी, अतः ब्रिटिश संसद समय समय पर कंपनी के प्रशासन पर अपना नियंत्रण बनाने के उद्देश्य से अनेक अधिनियम पारित करती रही। सन 1793 के चार्टर ने कंपनी के व्यापार करने की अवधि को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भी बहुत सा एक्ट पारित किया, कंपनी पर दबाव बनाया ब्रिटिश संसद, और 1793 के चार्टर जारी करके 20 वर्ष की अवधि के लिए उसको व्यापार करने के लिए और बढ़ा दिया, अवधि बढ़ा दिया। अब है 1813 का राजलेख। 1813 के राजलेख द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को और अधिक बढ़ा दिया। इस राजलेख के द्वारा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किस राजलेख के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1813 का राजलेख है। सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस राजपत्र ने यह किया कि उसने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारें द्वारा बनाई गई विधियां का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। यानी तीनों प्रेसिडेंसी में कोई भी कानून बनाएगा उसको सबसे पहले ब्रिटिश संसद में उसका अनुमोदन होना चाहिए था, अनुमोदन के बिना नहीं कर सकते। 1833 का राजलेख अधिनियम। सन 1833 के राजलेख अधिनियम ने देश की शासन प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यह राजलेख ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने और देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली प्रारंभ करने के लिए बनाया गया था। इस राजलेख अधिनियम का प्रभाव अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी था। इस राजलेख अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के गठन एवं अधिकारों में पर्याप्त परिवर्तन किया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यही एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में कभी कभी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम, राजलेख अधिनियम के तहत बनाया गया, तो आंसर है 1833 के राजलेख अधिनियम। इस प्रकार देश के शासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। विधि सदस्य विधिक मामलों में परामर्श देने का कार्य करता था। गवर्नर जनरल को कंपनी के क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों, न्यायालय, स्थान, वस्तुओं के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। मद्रास तथा बंबई की परिषदों की विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया और सरकार की विधि बनाने की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस राजलेख ने ब्रिटिश संसद के भारतीय सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार सुरक्षित रखा। गवर्नर जनरल के परिषद द्वारा निर्मित विधियों को संसद अस्वीकृत कर सकती थी और भारत के लिए स्वयं विधि बना सकती थी। 1833 के राजलेख अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल कोई विधि बनाया, सब परिषद उसका, तो पहले ब्रिटिश संसद इसको अस्वीकृत कभी कर सकती थी या पास भी कर सकती थी, या तो भारत के लिए स्वयं ब्रिटिश संसद कोई नया कानून या विधि बना सकती थी। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट ने प्रशासन के केंद्रीकरण की जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया था, इस राजलेख अधिनियम ने गवर्नर जनरल के अधिकार को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर स्थापित करके उसे पूरा कर दिया। 1833 के राजलेख अधिनियम के पूर्व निर्मित विधियों को
विनिमय कहा जाता था, परंतु इस अधिनियम के अधीन निर्मित विधियां अधिनियम कहलाती थी। भारत सरकार द्वारा निर्मित विधियां भी ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित विधियां भी की भांति मान्य होती थी। इस राजलेख अधिनियम द्वारा सरकारी सेवा के लिए अर्हता का उपबंध भी किया गया। राजलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए निरहक नहीं समझा जाता था। दास प्रथा समूल रूप से समाप्त कर दी गई थी। 1833 के राजलेख अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा का समूल रूप से समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का प्राधिकार दिया गया। भारतीय विधियों के संहिताकरण के प्रथम विधि आयोग की स्थापना इसी अधिनियम का परिणाम थी। यानी भारत में जो सबसे पहले विधि यानी कानून के लिए संहिताकरण, जो कानून बनाने के जो प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विधि आयोग यानी कानून आयोग का स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम का परिणाम था। अब है 1853 का राजलेख अधिनियम। भाई 1853 का राजलेख अधिनियम क्या कहता है, देखें। इस राजलेख ने कार्यपालिका विधायी शक्तियों के पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। बंगाल के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया जो प्रशासन का कार्य संभालता था। ऐसा क्यों हुआ? 1853 के राजलेख अधिनियम के तहत हुआ यूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तब वहां कौन कार्यभार संभाले? तो इसीलिए एक वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रखा जाता है। यानी आज के सापेक्ष में देखें तो भारत में एक दिल्ली में संपूर्ण भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, तो उसके लिए दिल्ली के में कोई भी बैठेंगे राज्यपाल, तो उपराज्यपाल होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पांडिचेरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे, पूर्ण राज्यपाल कोई भी नहीं होते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। ये वही पहले यदि जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया, तो वहां पे बैठेगा कौन? तो इसके लिए वहां का शासन कौन देखेगा? तो इसीलिए वहां के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया इस अधिनियम के तहत। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। अन्य 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार सर्वप्रथम भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रारंभ किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत 1853 के राजलेख अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रारंभ किया गया सर्वप्रथम। इसके पहले नहीं था। विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था। यानी विधान परिषद यानी देश के लिए विधि बनाना था। आज का काम संसद, भारतीय संसद करते हैं, देश के लिए विधि बनाते हैं। विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के अधिनियम नहीं बन सकता था। आज भी वही बात है। यानी कानून संसद द्वारा पारित हो जाएगा, बिना राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए वो अधिनियम, वो कानून नहीं बन सकता है। यानी अनुमति भी लेना पड़ जाएगा। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। पहले भी था, आज भी है। राष्ट्रपति महोदय वीटो भी कर सकते हैं, चाहे वह परिषद की सभा में उपस्थित रहा हो या नहीं। सन 1853 के अधिनियम ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की। विधि निर्माण सर्वप्रथम सरकार का एक विशिष्ट कार्य माना गया, जिसके लिए विशेष तंत्र, विशेष प्रक्रिया अपेक्षित थी। इस अधिनियम ने कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति को ले लिया, जिससे निदेशकों के अधिकार को धक्का लगा। पुनैया के कथनानुसार इसने भारतीय शासन को सम्राट को हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 1857 के विद्रोह ने इस प्रक्रिया को और भी तीव्र गति प्रदान की और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। यानी पुनैया
उस समय के कोई जाने माने व्यक्ति थे जो कहते हैं कि 1853 के राजलेख के द्वारा इसने भारतीय शासन को सम्राट को हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी 1853 का राजलेख जब लागू हुआ तो कंपनी से सत्ता सम्राट की ओर चला गया। यह था संविधान के अनुरूप भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। परंतु अब हम देखेंगे इतिहास के स्वरूप के अनुकूल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान का क्या है, भारतीय संविधान का। तो इसके लिए एक पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास, BL ग्रोवर, अलका मेहता, यशपाल, 1707 ईस्वी से आधुनिक काल तक, यही बुक है। इसमें है कंपनी के प्रशासन के अधीन संविधान का विकास। हेडली महोदय क्या कहते हैं, देखिए, भारत के लोग यह समझते थे कि कंपनी के चार्टर के पुनरावृत्ति एक प्रकार से भारत को 20 वर्ष के लिए ठेके पर दे देना ही था। अब इसमें इतिहास के अनुरूप चलता है, उस संविधान के अनुरूप चल रहा था। अब देखिए दोनों में क्या अंतर आता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें इतिहास के अनुरूप इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट तक ही पठन करेंगे, व्याख्यान करेंगे। 12 अगस्त 1765 को कलायम ने निःशक्त मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से एक फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। हुआ कैसे भाई, इसके पीछे थोड़ा सा चलते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। तो 1764 ईस्वी में हुआ तो 3 सेना थी, बंगाल, अवध और मुगल। तीनों की संयुक्त सेना हार हो गई। तो मुख्य रूप से मुगल ही थे। तो मुगल के सम्राट शाह आलम द्वितीय बोला कि आपसे आप फरमान दीजिए। तो 1765 में जिसके अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई और उसके बदले कंपनी को 26 लाख रुपया वार्षिक मुगल सम्राट को देना था। यानी 3 जगह जो कर वसूल करेगा, बंगाल में, बिहार और उड़ीसा में, तो तीनों जगह कर वसूल करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 26 लाख रुपया वार्षिक मुगल सम्राट, उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देगा। बंगाल का नवाब अब केवल एक पेंशनर मात्र ही रह गया। कंपनी उसे 53 लाख रुपया वार्षिक, जो पीछे घटाकर 32 लाख रुपया वार्षिक कर दिया, निजामत के कार्य के लिए देना था। इस प्रकार कलायम ने दोहरी प्रणाली स्थापित कर ली, जिसके अनुसार कंपनी दीवान थी और नवाब नाजिम। परंतु चूंकि नवाब की आर्थिक तथा सैनिक स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, अतः केवल नाम मात्र का ही नवाब रह गया था। कलकत्ता में नवाब था, यानी बंगाल में नवाब था, उसको भी 53 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया और उसको भी घटा के 32 लाख रुपया कर दिया। अब बोला कि दीवान का काम, कर वसूलने का काम हम करेंगे कंपनी, बाकी वहां का सैनिक व्यवस्था आप देखिएगा। कलायब की व्यवस्था के अनुसार कंपनी के दीवानी का कार्यभार, जिसमें भूमि कर, सीमा शुल्क लेना तथा दीवानी कानून व्यवस्था सम्मिलित थी, उप दीवान को सौंप दिया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय। अब उप दीवानों ने अपने अपने प्रदेश का प्रशासन नाम मात्र तो मुगल सम्राट तथा बंगाल के नवाब की ओर से करना था, परंतु वास्तव में यह प्रशासन केवल अंग्रेजी कंपनी के हितों के लिए ही किया जाता था। इसके फलस्वरूप अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त
किया गया और भारतीय व्यापारियों को कम से कम मूल्य दिया गया। यानी ये दोहरी जो व्यवस्था क्लाइव लागू किया, इधर भी मुगल सम्राट को दबा दिया और उधर बंगाल के नवाब को तो दबेले है पहले से, और ओकरो में दीवानी में अपने नहीं वसूलना है, 2 गो और उप दीवान ला बुलाया, और एक बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय, और दोनों अब कर वसूल करके कंपनी को दे। संभवतः ऐसी लूट भारत में पहले कभी नहीं मची थी। इस समस्त प्रदेश की आय लगभग 40 लाख पाउंड आंकी गई थी, यानी उस समय 40 लाख रुपया, 40 लाख पाउंड यानी अभी के हिसाब से बहुत पैसा होता है। इसमें यह आशा थी कंपनी को बहुत सा लाभ होगा। उस समय ब्रिटिश संसद में यह सुझाव भी आया था कि भारतीय प्रदेश का प्रशासन अंग्रेजी सरकार को ले लेना चाहिए, परंतु अंत में निश्चय हुआ कंपनी 4 लाख पाउंड वार्षिक अंग्रेजी सरकार को दे दे, उसे भी अपनी भारत की लूट में सम्मिलित कर ले। कंपनी ने अपने भागीदारों का लाभांश 6.25% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। कंपनी जो है से ब्रिटिश संसद को यानी अंग्रेजी सरकार को 4 लाख रुपया 4 लाख पाउंड वार्षिक देना चालू किया, परंतु कंपनी को आशातीत लाभ नहीं हुआ। उन दोनों कंपनी के सेवकों को निजी व्यापार करने की अनुमति थी, यानी इस समय उसका जो कंपनी के निजी सेवक थे, यानी उसका जो कर्मचारीगण थे वो खुद व्यापारी करते थे। उन्होंने इसका अत्यधिक अनुचित लाभ उठाया। जहाज जा रहा है उसमें अपना सामान रख लिया, कंपनी के सामान कम रखा, अपना सामान ज्यादा रखा, वहां इंग्लैंड में जाके बेच दिया, तो उसको कर्मचारी को ज्यादा लाभ हुआ, कंपनी का लाभ कम हुआ। वे लोग करोड़ों रुपए लेकर इंग्लैंड वापस लौटते थे, यानी पहले कह रहे हैं कि बहुत रुपया लेकर जाता था। इस बीच कंपनी ने मीर जाफर की मृत्यु पर 1765 में उसके पुत्र नजमुद्दौला से निजामत का कार्य लेकर अपने ही मनोनीत व्यक्ति उस दीवान मोहम्मद रजा खां के हाथों में दे दिया। यानी मीर जाफर का जब मृत्यु हो गया 1765 में, तो उसका पुत्र नजमुद्दौला से भी निजामत का कार्य ले लिया और मोहम्मद रजा खां के हाथ में दे दिया। अर्थात वास्तविक शक्ति दीवानी और निजामत दोनों ही मोहम्मद रजा खां द्वारा कंपनी के निर्देशनों में चलाई जाती थी। यानी मोहम्मद रजा खान घोड़ा बन गया और कंपनी उस पर सवार था। यह दोहरी प्रणाली थी 1765 से 1772 तक। 1765 से 1772 तक क्लाइव, 1767 से 1769 तक विरेलिस्ट तथा 1769 से 1772 तक कार्टियार ने गवर्नरी काल में चलती रही। इसमें नाम मात्र राज तो मुगल सम्राट का अथवा बंगाल के नवाब का था, परंतु वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी। मुखौटा भारतीयों का था, निर्देशन अंग्रेजों का था। यानी पहले कह दिए हैं कि भारतीय जो थे सो घोड़ा बने हुए थे, अंग्रेज उस समय सवार बना हुआ था। चेहरा भारतीयों का था और निर्देशन चलाने वाला कौन है? तो अंग्रेज है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका कारण क्या है? पारित होने की घटनाएं, इसको पारित क्यों किया गया? दोहरी प्रणाली के अधीन भारतीय प्रजा पर होते हुए अत्याचार के विषय में एक समकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखिरीन में उल्लेख किया है और कहा है कि जनता के हितों की पूर्णतः अनदेखी करते हुए कंपनी ने अपने अधिकारियों को प्रजा पर अत्यंत अत्याचार करने की अनुमति दे दी थी। इस बीच 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा जो संभवतः भारत के लिखित इतिहास में सबसे भयानक था। कंपनी ने इस अकाल की भीषणता को कम करने का लेशमात्र भी प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अंग्रेज व्यापारियों ने इससे अनुचित लाभ उठाकर बहुत धन कमाया। यानी आपदा ने अवसर है तो कोई अंग्रेज से सीखे। एक अंग्रेज लेखक लेकी ने यहां तक कहा कि भारतीयों ने ऐसी कठोर और तीक्ष्ण निर्दयता संभवतः पहले कभी भी अनुभव नहीं की थी। यानी खुद एक अंग्रेज भी कह रहा है कि ऐसा कठोर और निर्दय, तीक्ष्ण निर्दय पहले कभी नहीं देखा होगा।
वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में भारत आने से पूर्व 12 वर्ष तक अंग्रेज व्यापारी बंगाल से लुटे हुए सोने से भरे थैले लेकर इंग्लैंड लौटते रहे। इस अंग्रेजी नवाबों को समकालीन अंग्रेजी अभिजात वर्ग, जिसे तिरस्कार, ईर्ष्या तथा घृणा की दृष्टि से देखता था, और समकालीन स्मरणों तथा पत्र व्यवहार से स्पष्ट है। कंपनी की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। कंपनी ने पहला कार्य यह किया कि 4 लाख वार्षिक जो अंग्रेजी सरकार को देना होता था उसे छूट मांगी। कंपनी पर ऋण की मात्रा बढ़ने लगी। वास्तविक लेखों को जुटाकर कंपनी ने 1772 में 12.5% लाभांश जारी रखा, और उस समय जबकि कंपनी पर 60 लाख पाउंड ऋण था। यानी 1772 ईस्वी में 12.5% जो उसका शेयर होल्डर थे उसको लाभांश देना जारी रख दिया। फिर भी इस पर 60 लाख रुपया कंपनी पर 60 लाख पाउंड कंपनी पर ऋण हो गया। जब बंगाल के अकाल का तथा हैदर अली के कर्नाटक पर सफल आक्रमणों का समाचार लंदन पहुंचा तो कंपनी के शेयरों का मूल्य बाजार में बहुत गिर गया, और शीघ्र ही लोगों को कंपनी की वास्तविक स्थिति का पता लग गया। निराश होकर डायरेक्टरों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। यह संभवतः कंपनी की स्वतंत्रता का अंत था। अन्य यहां से कंपनी की स्वतंत्रता का अंत होना चालू हो गया। लॉर्ड नॉर्थ ने इस ऋण को प्रार्थना पत्र को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति के लिए भिजवा दिया, जहां उसका दोनों संसद में बहुमत था। संसद की एक परवर समिति इस प्रार्थना पत्र की जांच के लिए नियुक्त की गई। परवर समिति का अध्यक्ष जनरल बर्गायन था, जिसने विवाद में बोलते हुए कहा था, महान अत्याचार और क्रूरता जो किसी असैनिक सरकार के नाम को धब्बा लगा सकती है उसे सुधारने की आवश्यकता है, और यदि किसी कारण प्रभुसत्ता और व्यापार को अलग नहीं किया गया तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही इतने नीचे गिर जाएंगे और डूब जाएंगे कि उनका पुनरुत्थान नहीं हो सकेगा। ये जनरल बर्गायन का कहा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डायरेक्टरों के व्यवहार पर लोग बहुत संदेह था। मार्च 1772 में उन्होंने लाभांश की घोषणा फिर 12.5% की थी। उसी वर्ष 10 लाख पाउंड के ऋण का प्रार्थना पत्र सरकार को दिया था। इस विसंगति इतनी स्पष्ट है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की एक दूसरी गुप्त समिति नियुक्त करनी पड़ी ताकि इसका कारण पता किया जाए। एक कंपनी जिसके अधिकारी इंग्लैंड को धन से मालामाल होकर लौटे क्यों कर दिया दिवालिया हो जाए? यह एक अद्भुत प्रश्न है। क्यों कर दिवालिया हो जाए, एक अद्भुत प्रश्न है। यानी कंपनी का अधिकारी जो है इंग्लैंड में मालामाल हो जाए, मालामाल यानी धन से मालामाल होकर लौटे, बाकी कंपनी दिवालिया के कगार पर है। आखिर कारण क्या है? तो प्रश्न है। अगले वर्ष बसंत में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जैसे कि आशा थी। यह रिपोर्ट अत्यधिक दोष सूचक थी, अतएव संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। प्रथम के अनुसार कंपनी को 4% के ब्याज पर 14 लाख पाउंड कुछ शर्तों पर ऋण दिया गया, और दूसरे अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस विधेयक का कंपनी तथा उसके मित्रों से डटकर विरोध किया। इस विधेयक का कंपनी तथा उसके मित्रों ने डटकर विरोध किया। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश संसद में, तो कंपनी और उसका दोस्त, उसके मित्र जो थे, उसने पूरा डट के विरोध किया। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान, इसका प्रावधान क्या है भाई? इस एक्ट में था क्या? इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में इंग्लैंड तथा भारत दोनों में परिवर्तन लाए गए। इंग्लैंड में स्वामियों के अधिकरण में वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को दिया गया जो चुनाव से कम 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के शेयर के स्वामी रहे हो, और यह निश्चय हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा, और डायरेक्टरों की संख्या 24 होगी, जिसमें 25% प्रति वर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। ये बात हो रहा है कंपनी के अंदर, यानी कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर थे। तो शेयर होल्डर में 2 पाउंड का भी शेयर था, वो भी मालिक बन बैठा था। तो इसीलिए इसमें एक नियम लागू किया कि शेयर होल्डर में वोट वही देगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के लिए, यानी स्वामियों के अधिकरण के लिए जो वोट वही देगा, वही शेयर होल्डर दे सकता है।
जो चुनाव से कम 1 वर्ष पूर्व 1,000 पाउंड के शेयर के स्वामी हो, वही वोट दे सकता, अन्यथा नहीं देगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4 वर्ष के लिए नियुक्त होगा और डायरेक्टरों की संख्या 24 होगी। यानी कोई भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले 1 साल 2 साल के लिए कर रहा था, तो क्या अब इस बार किया कि 4 साल तक रहे और उसमें 24 गो होगा और उसमें भी 25% हर एक वर्ष रिटायर होगा। डायरेक्टरों को यह आदेश हुआ कि वित्त विभाग के सामने भारत प्रशासन, राजस्व संबंधी राज सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सन्मुख सैनिक, असैनिक प्रशासन संबंधी सभी पत्र व्यवहार प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों का नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया, अतः यह अधिकार अपूर्ण था। यानी जो अधिकार दिया गया वो पूर्ण नहीं था, अपूर्ण ही था। और बोला गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने जो भी कुछ हो उसको पत्राचार करे। बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे। अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की अवस्था में निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता था। कोरम अथवा गणपूर्ति 3 का था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग तथा पार्षद फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन तथा बर्वेल का नाम तो अधिनियम में ही लिख दिया गया था। ये लोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए और केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाए जा सकते थे। यानी रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ तो इसके प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे तथा पार्षद में फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन तथा बर्वेल 4 पार्षद हुए। ये एक्ट में ही लिख के आया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सिफारिश पर, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यदि सिफारिश करेगा तभी ब्रिटिश सम्राट हटा सकता, नहीं तो नहीं। भाई नियुक्ति कंपनी द्वारा की जानी थी। यानी उसके और नीचे जो है से उसके बाद की जो नियुक्ति होगी, कोई भी कर्मचारी हो तो उसका नियुक्ति कंपनी करे। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। उसे कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। यानी कुछ विशेष मामला जब हो तो दोनों को देख रेख बंगाल के गवर्नर जनरल कर सकते थे। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में अधिनियम में इस बात की व्यवस्था थी कि क्राउन आज्ञा पत्र द्वारा सर्वोच्च तथा 3 छोटे जज वाले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करे। इस अधिनियम में था कि एक सर्वोच्च और 3 छोटे जज, यानी टोटल 4 जज हो जिसमें एक मुख्य जज हो और 3 अपर जज हो। इस सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्याय, लॉ ऑफ इक्विटी तथा देश विधि कॉमन लॉ के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था। कंपनी के कार्यकर्ता से न्याय क्षेत्र जुरिस्डिक्शन में कर दिए गए। सभी अंग्रेज प्रजा, चाहे अंग्रेज हो अथवा भारतीय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी। इस न्यायालय को यह भी अधिकार था कि यह कंपनी की सेवा तथा सम्राट की सेवा में लगे लोगों के विरुद्ध मामले, कार्रवाई तथा शिकायत की सुनवाई कर सके। यानी कंपनी की सेवा तथा सम्राट की सेवा में जो भी लोग हैं उसके विरुद्ध भी ये मामला में इस सारे मामले न्यायालय सुनेगा। इस न्यायालय को इंग्लैंड में प्रचलित सभी न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय करने का अधिकार दिया गया। स्थापित हुआ भारत में और न्याय करेगा इंग्लैंड के अनुरूप, यही सर्वोच्च न्यायालय का काम था। इस न्यायालय को प्राथमिक और अपील का अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय के अंग्रेजी परंपरा अनुसार पंच जूरी की सहायता से मुकदमे की सुनवाई करनी थी। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर लिम्बेस्टर और हाइडेड छोटे न्यायाधीश नियुक्त हुआ, नहीं अपर न्यायाधीश। इसका 1774 में उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में जो स्थापित हुआ उसका सर्वप्रथम जज सर एलिजा इम्पे था। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक ईमानदार शासक का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया। कोई व्यक्ति जो कंपनी के अधीन सैनिक, असैनिक पदाधिकारी हो, किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपहार, दान, पारितोषिक इत्यादि नहीं ले सकता है। अब आया कि
इस एक्ट ने लागू किया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अधीन कार्य करता है वो दान नहीं लेगा, उपहार नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेना है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। कंपनी के कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को 25,000, पार्षदों का 10,000 तथा मुख्य न्यायाधीश को 8,000 और छोटे न्यायाधीश को 6,000 वार्षिक दिए गए, जो संभवतः समकालीन समय संसार के सबसे उच्च वेतन थे। यानी ये 25,000 पाउंड होते थे, ये सब पाउंड में है। 10,000 पाउंड, 8,000 पाउंड, 6,000 पाउंड, ये सबको वेतन। कि जो लूट घसोट होता था उसको कम कैसे करे, तो अच्छा वेतन दे देता कि लूट घसोट कम हो। अब आया अधिनियम की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट। इस अधिनियम की आलोचना क्या है इसको भी देखें। अधिनियम ने गवर्नर जनरल तो नियुक्त कर दिया, परंतु उस पर एक परिषद लाद दी जिससे पूर्णतः असहाय हो गया, जैसा कि वारेन हेस्टिंग्स ने के साथ 1774 से 1776 तक हुआ। अधिनियम ने न्यायालय तो स्थापित कर दिया, परंतु उसे कौन से कानून के अनुसार चलना है, भारतीय अथवा ब्रिटिश, यह निश्चित नहीं था। नई परिषद तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र निश्चित किया गया। अधिनियम कुछ मामलों में जानबूझकर चुप था तथा एक प्रकार का समझौता था। इसने स्पष्ट रूप से क्राउन की पूर्वसत्ता को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, न ही बंगाल के नवाब की पूर्वसत्ता का आघात किया। यानी जो इसका आलोचना हो रहा है, इस आलोचना में ये कह रहा है कि नहीं तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत का, यानी ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत किया पूरा, अन्य नवाब के, यानी मिडिल पूरा बीचों बीच रखा। अधिनियम ने राज्य सरकार को कंपनी पर, डायरेक्टरों को, अपने सेवकों पर, गवर्नर जनरल को परिषद पर अथवा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास या बंबई पर पुनः तथा स्पष्ट में नियंत्रण नहीं दिया। यानी राज्य सरकार कंपनी पर भी नहीं दिया, डायरेक्टर को अपने सेवक पर नहीं दिया, आज गवर्नर जनरल परिषद पर भी उसको भी नहीं दिया, यानी पूर्ण अधिकार किसी को नहीं दिया, बीचों बीच में रखा। यह अधिनियम अवरोध तथा संतुलन की नीति पर आधारित था। वास्तविक स्थितियों के दबाव के अधीन आंतरिक त्रुटियों के कारण यह छिन्न भिन्न हो गया। अतएव हम कह सकते हैं अधिनियम मुख्य दोष ये थे कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का आपस में झगड़ा होना अनिवार्य था। अब गवर्नर जनरल है और उसका सब परिषद में जो सदस्य है वो एक दूसरे से कम आकेंगे ही नहीं, इसलिए झगड़ा तो होना लाजमी है। उच्चतम न्यायालय जिस अंग्रेजी कानून लागू भी होता था, बंगाल के पूर्व स्थित अन्य न्यायालय के आपसी संबंधों में अनियमितता थी। इसके अतिरिक्त परिषद तथा उच्चतम न्यायालय में आपसी संबंध भी अनिश्चित थे, यहाँ तक कि आपस में विरोध हो गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में लागू करना उच्चतम न्यायालय की अपनी इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार प्रशासन और न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता इस अधिनियम का एक महान दोष था। गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं दिया गया, इस कारण कार्यान्वित करते समय यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूर्ण नियंत्रण मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी पर नहीं दिया गया, और गवर्नर जनरल कोई भी विधि कानून बनावे तो उसको कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय लागू न करे, वो अपना इच्छा पर करे, जब मन हो तब करे, ऐसा। तो ये एक्ट ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, बहुत दोष था, परंतु फिर भी है। इस अधिनियम का महत्व क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ द एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में यह स्वीकार करना पड़ेगा, किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा सुदूर सभी लोगों के देश में प्रशासन करना का प्रथम प्रयत्न था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यूरोपीय शक्ति द्वारा सुदूर सभी लोगों के देश में प्रशासन करना, यानी कोई भी पश्चिमी देश के द्वारा भारत में शासन करना, प्रशासन देना का ये पहला प्रयत्न किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उत्तरी अमेरिका के नाई भारत ऐसा देश नहीं था जहाँ यूरोपीय लोग ही रहते थे।
जहाँ यूरोपीय संस्थाओं लागू करना चलाना बहुत सरल था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रदेश दक्षिण अमेरिका की भांति नहीं थे, जो कि एक अविकसित प्रदेश हो। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट एक अनजान समुद्र में नाव चलाने की भांति था। इसमें भारत के प्रशासन का ब्यौरा कंपनी की अपनी युक्तियों पर छोड़ दिया गया था। इसके द्वारा बंगाल, मद्रास तथा बंबई में एक ईमानदार कुशल प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। इस एक्ट के द्वारा मद्रास, बंबई, बंगाल ईमानदार और कुशल प्रभुसत्ता के रूप में इसको स्थापित करना चाह रहा था यहाँ शासन। कंपनी के अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इस उद्देश्य ने कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय के स्थापित कर दिया गया। यानी कंपनी के जो भी कर्मचारी है वो सोचता था कि हम ऐसा हैं, हम दरोगा हैं, हम गवर्नर जनरल है, अपना सत्ता को दुरुपयोग न करें, तो इसके लिए वो न्यायालय बैठाया गया, उस पर प्रेशर के लिए, दबाव के लिए। इंग्लैंड में कोई भी सरकारी पदाधिकारी कानून की परिधि से बाहर नहीं था और वो अपने कार्यों के लिए साधारण न्यायालय में उत्तरदायी था। अतएव थोड़े में हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम अधिक अच्छा प्रशासन स्थापित करने के प्रयत्न था, परंतु चूंकि इस समस्या का पूर्ण ज्ञान नहीं था तथा यह अधिनियम अज्ञान में बनाया गया, अतएव पूर्णतः असफल रहा। इससे वारेन हेस्टिंग्स की स्थिति दृढ़ नहीं हुई, अपितु उसकी कठिनाइयां बढ़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 11 वर्ष तक चलता रहा। फिर भी 1784 में इसके स्थान पर पिट का इंडिया एक्ट पारित किया गया। वारेन हेस्टिंग्स ही एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने इस अधिनियम के अनुसार भारत का प्रशासन किया। मुख्य रूप से कहे तो वारेन हेस्टिंग जो था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में अपना शासन प्रशासन इसी एक्ट के तहत किया हुआ। जय हिंद मेरे दोस्तों। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, अब पिट का इंडिया एक्ट 1784 जो बच गई है इतिहास के अनुरूप, उसके अगले वीडियो में हम व्याख्यान करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग के वीडियो अच्छा लगे और सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।